और जी उस शेयर। गांव का जो ग्राम प्रधान है वो भी इसमें एक एक्यूज है। इसकी अच्छा एफआईआर के अंदर जो ग्राम का प्रधान, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करी गई उस। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ जो ऑनलाइन इस वक्त हैं इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट बीबी खालसा जी और तरविंदर कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही एडवोकेट इंद्रजीत सिंह मैनी है मौजूद। इनसे बात करते हैं। 2-3 दिन पहले यूपी में एक घटना हुई, यूपी के बुलंदशहर में, जहां पर 2 सिखों को बुरी तरह से पीटा गया। एक सिख के साथ तो इस तरह की घटना हुई कि उसकी पगड़ी उतारकर नाली में फेंक दी गई। योगी सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है और यूपी सरकार जो है उस पर जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है, कुछ कर भी नहीं पाती। आपने देखा होगा 2017 में जैसे ही योगी सरकार आई, सहारनपुर के सब्बीरपुर में दलितों का एक गांव जला। लेकिन आज हम बात करेंगे सिखों के साथ जिस तरह से की घटना हुई, उस पर अपने विचार रखने आई हैं बीबी खालसा जी। बीबी खालसा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सिखों के साथ ये घटना हुई, ये एक बहुत तरह अपने आप में एक निंदनीय है। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आपका पहले बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे अपने चाहने वालों को आज रूबरू बात करने का मौका दिया। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल, जी आपने जो सवाल पूछा है, उस सवाल पे ही एक जवाब उठ कर के आता है। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है जो भी कि जो सरकार के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर जो सवालिया क्वेश्चन जो उठ के आ रहा है, निशान लग रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बात यहाँ पर ये उठ कर के आती है कि एक शख्स, उसके पीछे 150 जो पीछे लगे हुए हैं, एक तरीके से हम यही कहेंगे कि एक गुंडागर्दी कर करके, और एक सिख बच्चा जो यंग है उसके पीछे लग के उसको मारा पीटा गया, इतने बुरे तरीके से उसको जख्मी किया गया। जी तो बात यहाँ पर, अगर मेरी आज भी उनसे बात हुई है, बातचीत करते हुए वो पता चला है कि बात थोड़ी सी गाड़ी लगने की बात हुई है। तो हाँ ये तो बिल्कुल सर। अगर रोड के ऊपर, हाँ, रोड के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है, लग गई है, तो हाँ, लड़ाई झगड़े वाली जो बात आती है वो अगर वो सामने वाला कोई शख्स होगा, तो हम्म, मसला आपसी अगर देखा जाए तो 2-3 शख्स कोई उस गाड़ी में होंगे, 2-4 जो इस गाड़ी में होंगे, तो आपस में गाड़ी टच हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ। ये मसला हो जाता है आपसी का। जी जहां पर एक शख्स के पीछे 150 बंदा भागता है, हम्म यहां पर एक सवाल उठता है कि हम्म मुद्दा क्या है। या हम्म शक की सुई, शक के दायरे पे आके सुई जो है खड़ी हो जाती है कि एक शख्स के पीछे 150 गाड़ी जो लगी, वो 150 के पीछे तो लगी नहीं, डेढ़ सही सौ बात। आदमी के बीच में गाड़ी तो नहीं लगी, गाड़ी हम्म लगी एक शख्स के पीछे। और जी 150 आदमी उसके पीछे भाग कर, आप देख ही रहे हैं, वीडियो में भी देखने को मिल रहा है कि भीड़ भाड़ इतनी लग जाती है और इतने सारे लोग जो हैं वो मारा पीटी पे उतर जाते हैं। जी तो यहाँ पर कहने का मतलब ये आता है कि पूरी वहां के लोगों की जो जो भी कम्युनिटी वहां पे की है, जो वहां की जो पब्लिक है, उसको वहां के कानून का कोई डर नहीं है। हम्म यानी कि वहां पे ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसका डर पब्लिक वहां पर लेकर के और ऐसी गुंडागर्दी ना करे। जब भी काफी सारी बातें ऐसे बहुत बार सुनने को मिलती है, यूपी सरकार के ऊपर जो है वो सवालिया निशान जो है हमेशा लगता है। कोई भी बात आती थी तो यूपी सरकार है जी, कुछ नहीं हो सकता। हम्म ये बात आम लोगों के मुंह में बहुत बार सुनने को मिली है। तो इसका हम्म मतलब मैं तो ये कहूंगी कि वहां की जो सरकार है उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि पब्लिक को इतना इतना तो कंट्रोल में रखा जाए, किसी सिद्धांत को बनाकर रखा जाए कि एटलीस्ट डर लगे। एक शख्स के पीछे 150 आदमी मारने को भाग रहा है, तो वहां का कानून कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी तक कोई कानून ने सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई वहां का जो लीडर है वो सामने खुल करके नहीं आया। तो ये हम्म तो सरासर मैं कहूंगी कि वहां पर पब्लिक
जो है वो देखिए यूपी में जैसे बेलगाम चल रही है ना। जी जी, मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसेस हुए हैं। आपने देखा होगा लाख को नोएडा में मार दिया गया था। उसके बाद हापुड़ में एक घटना हुई थी जहां गाय के नाम पर एक शख्स को मार दिया जाता है। आए दिन मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये जो भीड़ तंत्र पैदा हो गया है, जो अपने आप में भीड़ तंत्र है जिसके लिए कोई कानून नहीं है, क्या आपको नहीं लगता इसके लिए कोई कानून बने? क्योंकि भीड़ आती है, अपने हाथ में कानून लेती है और किसी की भी जान ले लेती है। मैनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कानूनी तौर पर इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? कोई भी भीड़ किसी की भी जान ले लेती है। जी नहीं, कानून में किसी को किसी का भी जान लेने का या मर्डर करने का किसी को कोई ऐसी एग्जम्पशन नहीं है कि कोई भी किसी को मार देगा। उसके लिए प्रॉपर लॉ है। अब उसमें देखा जाएगा कि ये मॉब लिंचिंग क्यों करी जा रही है और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी को उसमें टारगेट क्यों करा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किसी सर। भी माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी जब हावी होना शुरू हो जाती है तो उस समय ये सीन बन जाता है कि हमारे जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट इसमें आप जी ले सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि वो हर स्टेट के अंदर, हर पार्ट के अंदर, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। अब रही बात इस केस की, इस केस में मैं थोड़ा सा करेक्शन देना चाहूंगा। जो लड़का, जो मेन विक्टिम है, उसकी और दूसरे आदमी की गाड़ी की कोई टक्कर नहीं हुई है। उस जो विक्टिम है, जिस लड़के के साथ ये हुआ है, उसके ब्रदर की 2 घंटे पहले जिन लोगों ने, जिसने करा ये मेन अटैक, उसके साथ गाड़ी सिर्फ टच हुई थी। उसके बाद वो मामला वहीं खत्म हो गया था, क्योंकि जब रोड पे गाड़ी होगी। उसके बाद 2 घंटे के अंदर उन्होंने क्या प्लान बनाया, वहां 150 लोग उसने इकट्ठे करे। जो मेन जो गांव है, विलेज है शेरपुर, और उस गांव का जो ग्राम प्रधान है वो भी इसमें एक एक्यूज है। इसकी एफआईआर के अंदर जो ग्राम का प्रधान, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करी गई उस पर्टिकुलर गांव के अंदर कि हमने यहाँ पे या तो उस छोटे बच्चे को जिसके साथ गाड़ी की टक्कर हुई थी, या जो मेन विक्टिम यहाँ पे बनाया गया, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था इस मैटर से, जिसको पता ही नहीं था कि ये मैटर हुआ है, क्योंकि वो गया था शहर, उस गांव से शहर अपने परचेजिंग के लिए, अपनी मोटर लेने, जिस भी के लिए। वहां से जब वो रिटर्न आ रहा था तो ये आइडेंटिफाई करा गया कि ये सिख है, ये उसका रिलेटिव है, और उसके ऊपर 150 लोग, जिन्होंने, जिस तरह सबने वीडियो देखी, जिस तरह उस पर अटैक करा, उसको देख के तो अगर आप उस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें तो एक सिख के ऊपर कितने लोग जो कूद रहे हैं उसके ऊपर, उसे मार रहे हैं, उसकी पगड़ी खींच रहे हैं। मेरे पास इनफैक्ट अभी अगर आप देखो, मेरे पास अभी एमएलसी रिपोर्ट भी है उसकी। उसके अंदर एमएलसी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट इज यूज। उसके ऊपर टोटल 9 इंजरी आई हैं, उसको 9 जगह इंजर्ड है उस एमएलसी रिपोर्ट के अंदर। और जो उसकी 5th इंजरी है वो फिंगर नेल से, यानी कि उन लोगों ने अपने नाखून तक उसके स्किन के अंदर मारे हैं, नेल जो अपने नाखून है वो मारे हैं। हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट इंजरी नंबर 1 में क्लियरली मेंशन है कि हार्ड और शार्प ऑब्जेक्ट यूज करा गया है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ वो थी 14th, जब ये एमएलसी हुई 15th, एफआईआर लॉन्च हुई 17 को। उसके अंदर भी 307 आईपीसी यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर इंक्लूड नहीं करा गया था। सभी लोगों ने प्रेशराइज करा। इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट बीबी खालसा जी, इन्होंने भी अपना कंटिन्यूस कांटेक्ट रखा, हम लोगों का साथ दिया, यहाँ से प्रेशर हुआ। तो उसके बाद कल ये स्टेटमेंट आई कि हाँ, आज सुबह, कि इसके अंदर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी ऐड करा जाएगा। लेकिन प्राइमरी जो एफआईआर है उसके अंदर सेक्शन दिया गया 147 राइटिंग जो बेलेबल है। 323 1 ईयर फाइन है, 1000 रुपये फाइन है, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है, वो भी बेलेबल है। 324 उसके अंदर दिया गया, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 324 आता है आपका वॉलंटरी हर्ट का विद अ डेंजरस वेपन, जो इस एमएलसी में क्लियरली बोला गया है कि वेपन यूज हुआ है उसे मारने के लिए, जो उसे इंजरी आई है वो वेपन से ही आई है, हार्ड वेपन से। 392 जो लूटपाट, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो उससे छीन लिए गए, उसका मोबाइल उससे छीन लिया गया, उसकी पगड़ी उतारी गई, लेकिन 295 नहीं करा गया है, अभी तक ऐड नहीं करा गया।
यही हमारा जो मेन कंसर्न है कि 295 है, अभी तक ऐड नहीं करा गया। 304 का जो है एसीपी विपिन टाडा जी हैं, उन्होंने ये श्योर कराया कि 307 उसमें लगाई जाएगी। और एमएलसी क्लियरली बता रही है कि 309 अटेम्प्ट टू मर्डर है, वीडियो बता रही है, एमएलसी बता रही है, सारा एविडेंस आपके पास है, वीडियो में दिख रहा है कि उसे कैसे मारा जा रहा है। और एक के ऊपर 150 जने 150। इसके देख के मुझे उसकी याद आ जाती है बैटल ऑफ सारागढ़ी कि एक के ऊपर 150 लोग कैसे उसके साथ जो है हाथापाई कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी उसकी दिलेरी है कि वो लड़का वहां से निकल आया और वो लड़का आज भी जिंदा है। मेरा कई बार मेरी उस लड़के से भी बात हुई है, जो लड़का वहाँ पगड़ी कलेक्ट कर रहा है, उसकी वहाँ जाके दिलप्रीत संधू, उससे भी बात हुई है। उन लोगों में आज भी डर है, वो लोग आज भी डरे हुए हैं कि ऐसा अटैक ये लोग दोबारा, क्योंकि इनके विलेज में और उनके शेरपुर में और विलेज चंद्रा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक गांव के अंदर से, और गांव का सरपंच ही इसमें एक्यूज है, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग करी गई है उस 2 घंटे में कि सरपंच के साथ बाकी विजेंद्र सिंह सन ऑफ मुख्तियार, रवि सन ऑफ मुख्तियार, यानी कि दोनों एक ही घर से हैं, हुकुम सन ऑफ पलटू, सोनू, और उसके अलावा अभी तक 145 लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए इसी इंसिडेंट में जो थे उस वीडियो में, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, और अभी तक किसी की अरेस्ट भी नहीं हुई है। अच्छा। ये लोग अभी भी फरार हैं और अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। हमारा मेन कंसर्न यही है कि जो विक्टिम है उसको, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाए, 295 इसके अंदर ऐड करी जाए, और जो एडिशनल पेजेस में आनी है 307, इन सबको अरेस्ट करा जाए, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो है, ये तो सब लोग ही है, और मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिनोरिटी को टारगेट हमेशा किया जाता है, बात योगी सरकार की हो, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि मिनोरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करके उनको अगर जेल में डाला जाए तो जल्दी उनके छूटने के आसार दिखाई नहीं देते, और ये उनके ऊपर कुछ भी ये कहा जाए कि किसी गरीब के ऊपर जुल्म करना, ये राजनीतिक जो है लीडर कर सकते हैं। मिनोरिटी के ऊपर जुल्म इसीलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि उनके बाहर आने के आसार कम होते हैं। उनको एक बार जेल में डाल दिया, पीछे उनके कोई कार्रवाई करने वाला नहीं होता, और वो जो केस होता है वो वहीं का वहीं दब करके रह जाता है, अंदर ही अंदर एक तरीके से आग सुलगती रहती है, उसको बुझाने वाला पीछे उनके कोई नहीं होता। ये मिनोरिटी के लिए स्पेशल ये ऐसा काम जो है इसीलिए कर देते। एक और सवाल, जब से बहुत सारे बीच में सरकार ऐसे बिल ले आई है, मुसलमानों के साथ खासकर दलित भी खड़े हुए नजर आते हैं, सिख तो पहले से उनके साथ नजर आते हैं। क्या सरकार को इस बात से चिढ़ हो गई है कि ये लोग मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, इसलिए इनको भी रोकना जरूरी है? आपको लगता है ऐसा कुछ कर रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल। देखो, जो मोहम्मदन है, मुस्लिम जात है, वो सिख और मुस्लिम भाई भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, अगर कहीं पर आज सिख के ऊपर जुल्म होता है तो कल मुस्लिम की बारी है, और अगर मुस्लिम के ऊपर कोई जुल्म होता है तो सिख की बारी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने बात है, ये नेहरू के समय से लेकर आज दिन तक यही टारगेट चलता आ रहा है, भारत को भारत ना कर करके इन्होंने हिंदुस्तान बनाने की, अब इन्हें हिंदुस्तान टारगेट इनका है, जिसके लिए ये दूसरी मिनोरिटीज, दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर ये इतना ही जुल्म करते रहते हैं। मैम, आपसे मेरा एक सवाल और है, जिस तरह के आए दिन ऐसी घटनाएं मिलती रहती हैं, सिखों के साथ इस तरह से ज्यादती की जा रही है, पगड़ी जो शान होती है सिखों की, आन बान शान होती रहती है, उस पे लेकर हमला किया जा रहा है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से उनके साथ खड़ी है? क्या आप उनको सपोर्ट कर रही है? किस तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहती है, आप बताइए हमें। देखो, इंटरनेशनल सिख काउंसिल जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे साथ जो है वो हमारी टीम्स बनी हुई है, यूके में है और कनाडा के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, सारी जगह पे, इंडिया के अंदर काफी जगह पे हमारी जो बनी टीम्स बनी हुई है इंटरनेशनल सिख काउंसिल की। और इंटरनेशनल सिख काउंसिल कभी भी कोई भी सिख के ऊपर
सिख क्या, किसी दूसरे के ऊपर भी अगर कोई जुल्म होता है तो सिख काउंसिल हमेशा आगे आकर के खड़ी होती है। अभी मैं आपको थोड़े टाइम पहले की बात बताती हूँ, मोहम्मडन्स के साथ भी कोई बात हुई है तो उसके लिए भी मैंने पूरा स्टैंड लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सिखों का तो सिख इंटरनेशनल सिख काउंसिल के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो सिख है वो इंटरनेशनल सिख काउंसिल के साथ जुड़े, और जो हमारी जो मेजॉरिटी है वो एकदम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे भी हम भी हमारे ऊपर कोई भी ऐसी जुल्म होता है हम सारे मिल करके इसका सामना करें। और क्या आपने कोई नंबर जारी करी है, आपकी कोई वेबसाइट है, लोग आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारी इंटरनेशनल सिख काउंसिल की वेबसाइट है www.bb खालसा, और फोन नंबर्स है। तो दोस्तों, ये बुलंदशहर में घटना जो हुई थी एक सिख के साथ, उस पर हमारी बातचीत थी और इंद्रजीत सिंह मैनी जी ने बताया किस तरह से उन्होंने कानूनी प्रक्रिया इस पर अपनाई है, किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, किन लोगों के खिलाफ केस होने जा रहा है। इसमें गांव का सरपंच भी इन्वॉल्व था। उसके अनुसार 150 लोग और ऐसे थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उसकी मॉब लिंचिंग की है। तो आए दिन यूपी में जिस तरह से ये मॉब लिंचिंग की जा रही है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? योगी सरकार क्या इस पे कोई जवाब देगी? इस जो ये भीड़ तंत्र एक तैयार हो गया है, जो आए दिन किसी ना किसी को अपनी वारदातों से मार देता है, घायल कर देता है, वो तो शुक्र है कि इस बार इसकी जान बच गई। तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आगे भी मैं ऐसे ही मुद्दे पर बात करते रहेंगे। तब तक आप लोग हिंद वॉइस देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।